सुप्रभात क्लास 8। आज हम लोग पाठ 16 पर्यावरण और प्रदूषण, पाठ 16 जो है वो है पर्यावरण और प्रदूषण, ये पाठ पढ़ेंगे। देखिए, अभी हम लोग जो कोरोना से जूझ रहे हैं, इसका भी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में ऐसा लगता है जैसे प्रकृति हम लोगों से नाराज हो गई और हम प्रकृति को विश्राम नहीं दिए थे, इसलिए प्रकृति ने हम लोगों को विश्राम देते हुए स्वयं भी विश्राम ले लिया। तो जब तक मनुष्य का हस्तक्षेप प्रकृति में नहीं होता, तब तक न गंदगी होती है और न पर्यावरण प्रदूषण का शिकार बनता है। देखिए, कितनी अच्छी बात है कि मनुष्य का जब तक उसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होता, तब तक ऐसा नहीं होता है। आज विश्व में औद्योगिकीकरण के कारण, यानी उद्योग धंधे जो बढ़े हैं, इसके कारण प्रदूषण तीव्र गति से बढ़ रहा है। ऊर्जा और उष्णता उत्पन्न करने वाले संयंत्रों, मोटर वाहनों, रेलों तथा कल कारखानों से निकलने वाले धुएं से वातावरण प्रदूषित, विषैला और गंदा होता जा रहा है। यानी उद्योग धंधे के कारण ऐसा हो पा रहा है कि ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी समस्याएं जो हैं, वो वातावरण को विषैला यानी जहरीला और गंदा करती जा रही है। यह स्थिति स्वास्थ्य के लिए अत्यंत घातक है। इस प्रकार की जो स्थिति है वो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही घातक है, स्वास्थ्य के लिए अत्यंत नुकसानदेह है। वैज्ञानिकों की ऐसी मान्यता है कि प्रदूषण की यही रफ्तार रही तो 30 वर्ष में जीवमंडल, जिस पर प्राण और वनस्पति निर्भर है, समाप्त हो जाएगा। सारी पृथ्वी की जलवायु परिवर्तित हो जाएगी। अतः यह मनुष्य के हित में है कि वह समय रहते प्रकृति के साथ सहयोग करे। यानी प्रकृति को जहाँ हम नुकसान पहुँचाएंगे, वहाँ प्रकृति हमें नुकसान पहुँचाएगी। ये बात हमें समझ लेनी चाहिए और यही कारण है कि लोगों को ये सोच लेना चाहिए कि समय रहते हम प्रकृति का सहयोग करें। अगर हम प्रकृति का सहयोग करेंगे तो प्रकृति हमारा भी सहयोग करेगी। जिस प्रकार मनुष्य का और राष्ट्र का शोषण करते रहे हैं। देखिए, यहाँ इस लाइन में कितनी बड़ी बात है कि मनुष्य ही मनुष्य का शोषण करता है और एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र का शोषण करते रहे। उसी प्रकार मनुष्य प्रकृति का भी शोषण करता रहा है। प्रकृति में सब जीव जंतु, प्राणी तथा वनस्पति जगत परस्पर मिलकर समतोल में रहते हैं। प्रत्येक का अपना विशिष्ट कार्य है, जिससे सड़ने वाले पदार्थों की अवस्था तेजी से बदले और फिर वह वनस्पति जगत तथा उसके द्वारा जीव जगत की खुराक बन सके। अर्थात प्रकृति में ब्रह्मा, विष्णु और महेश का काम अपने स्वाभाविक रूप में बराबर चलता रहता है। यानी प्रकृति ही, जिस ईश्वर की हम पूजा करते हैं, वो ईश्वर भी एक तरह से हमारे प्रकृति में ही समाहित हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश इसी में स्वाभाविक रूप से अपने कार्य को चलाते रहते हैं। जब जब मनुष्य प्रकृति के कार्य में हस्तक्षेप करता है, जब मनुष्य के द्वारा प्रकृति के कार्य में हस्तक्षेप किया जाता है, तब तक प्रकृति का समतोल बिगड़ता है और इससे सारी सृष्टि का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। देखिए, अभी जैसा बता रहे थे कि मार्च महीने में ऐसा सुनने में आ रहा था कि अप्रैल के प्रारंभ में पंजाब से हिमाचल की पहाड़ों की चोटियां दिखाई दे रही थी। कितनी दूरी है, लेकिन वातावरण इतना साफ हो गया था कि उस समय सब कुछ दूर का भी स्पष्ट दिखाई दे रहा था। तो प्रकृति ने स्वयं भी विश्राम ले लिया था। वर्तमान युग औद्योगिक युग है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि इस युग में औद्योगिकीकरण से ही बेरोजगारी दूर होगी, तो निश्चित रूप से ये और अधिक बढ़ेगा। औद्योगिकीकरण के फलस्वरूप वायु प्रदूषण बहुत तीव्रता से बढ़ रहा है। वायु प्रदूषण यानी हवा में ही जहर। देखिए, बाकी सब कुछ हो तो हम बच सकते हैं, लेकिन यदि हवा में जहर हो तो फिर हम कैसे बच सकते। इनमें ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए जो ईंधन प्रयोग में लाया जाता है, वह प्रायः पूरी तरह जल नहीं पाता। जो ईंधन हम लोग प्रयोग में लाते हैं, वह प्रायः पूरी तरह से जल नहीं पाता। इसका दुष्परिणाम यह होता है कि धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड काफ़ी मात्रा में निकलती है। आज मोटर वाहनों का प्रयोग तेजी से बढ़ रहा है। मोटर वाहनों का जो प्रयोग है वो तेजी से हो रहा है। 960 किलोमीटर की यात्रा में
एक मोटर वाहन उतनी ऑक्सीजन का उपयोग करता है जितना एक आदमी को एक वर्ष में चाहिए। देखिए अभी तो और भी बढ़ गया है इस समय में कि लोग बाई रोड ही सफ़र करने लगे हैं, तो ऐसे में लगभग 1000 किलोमीटर यदि आप जाते हैं तो एक आदमी एक वर्ष में जितना ऑक्सीजन उसके लिए चाहिए उतना ये गाड़ी प्रयोग में ले लेती है। विश्व के प्रत्येक भाग में मोटर वाहनों का प्रदूषण फैलता जा रहा है। सड़कों पे जो ट्रैफिक हो जाता है, हम लोग कहते हैं सड़कों पे ट्रैफिक है, तो उसका कारण क्या होता है? गाड़ियों की आवाजाही इतनी अधिक हो जाती है कि वो ट्रैफिक होता है। यह याद रहे कि प्रदूषण जहाँ पैदा होता है वहीं पर स्थिर नहीं रहता। ऐसा हम नहीं कह सकते कि दिल्ली में प्रदूषण है तो पूरा भारत उससे अछूता रह जाएगा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वायु के प्रवाह में वह सारे वायुमंडल में फैल जाता है। वायु के प्रवाह में वो पूरे का पूरा वायुमंडल में फैल जाता है। 1968 में ब्रिटेन में लाल धूल गिरने लगी प्रदूषण के कारण। देखिएगा बड़े शहरों में आसमान साफ दिखाई नहीं देता, बड़े शहरों में आसमान कभी भी पूरी तरह से साफ दिखाई नहीं देता, उसका कारण होता है प्रदूषण। वह सहारा रेगिस्तान से उड़कर आई, यानी जो सहारा का रेगिस्तान है वहाँ से उड़ करके आई। जब उत्तरी अफ्रीका में टैंकों का युद्ध चल रहा था तब वहाँ से धूल उड़कर कैरिबियन समुद्र तक पहुँच गई। स्विट्जरलैंड में डेविस नाम का एक गांव है, वहाँ फेफड़ों की बीमारियों से पीड़ित रोगी स्वास्थ्य लाभ के लिए जाते हैं। देखिए वो स्थान अभी सुने होंगे आप लोग कि कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी की हालत में बहुत अधिक समस्या उत्पन्न हो गया था क्योंकि उनको लंग्स का प्रॉब्लम है, बीमारी है शुरू से। तो वैसे में उनको गोवा भिजवाया गया कि गोवा जो है अभी भी प्रदूषण कम है तो वहाँ वो सुरक्षित रहेंगी। तो यहाँ देखिए कि फेफड़ों की बीमारियों से स्विट्जरलैंड का जो एक गांव है डेविस, यहाँ पर फेफड़ों की बीमारियों से पीड़ित रोगी स्वास्थ्य लाभ के लिए जाते हैं। देखिए पहले मधुपुर में भी ऐसा माना जाता था कि मधुपुर का जलवायु जो था वो बहुत ही शुद्ध था, जिसके कारण चेंजर बाहर से लोग यहाँ स्वच्छ वायु में रहने के लिए आते थे। तो वायु प्रदूषण जो है उससे हम लोगों को किस प्रकार का नुकसान है ये बताने का प्रयास इस पाठ में हो रहा है। अब यहाँ देखिए प्रश्न है, प्रकृति कब तक स्वच्छ रहती है? वातावरण प्रदूषित एवं विषैला क्यों होता जा रहा है? प्रकृति के साथ सहयोग करना हमारे हित में कैसे है? तो ये प्रश्न नंबर 1 से 3 के उत्तर आप कॉपी में लिखेंगे। धन्यवाद।